गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कंपटीशन क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। मैं सुनील चौधरी आपको पढ़ा रहा हूँ इंडियन पॉलिटी, जिसमें हम मौलिक अधिकारों को पढ़ रहे हैं और हमने मौलिक अधिकारों का पहला मूल अधिकार जो हमारा है समानता का अधिकार, उसको पढ़ लिया है। आज हम बात करने वाले हैं मौलिक अधिकारों में दूसरे अधिकार की, जिसका नाम है स्वतंत्रता का अधिकार। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे मौलिक अधिकारों में दूसरे अधिकार की, जिसका नाम है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार, इसके बारे में आज हम बात करेंगे आप लोग से। तो हम आपको बता दें कि अगर इसके आर्टिकल की बात की जाए तो आपको मालूम होगा 18 तक की हम पहले बात कर चुके हैं, तो 19 से लेकर आर्टिकल 22 आते हैं आपकी स्वतंत्रता के अधिकार में। बात समझ में आ रही है हमारी कि हमने पहला मौलिक अधिकार देख लिया है समानता का अधिकार, जिसमें आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक की बात की गई थी। आज हम दूसरे मौलिक अधिकार की बात कर रहे हैं, जिसका नाम है स्वतंत्रता का अधिकार, और इसमें आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल 22 तक आते हैं। अब हम इन सब आर्टिकलों को एक एक करके पढ़ेंगे कि कौन सा आर्टिकल क्या कह रहा है। तो हम आपको सबसे पहले बात करेंगे आर्टिकल 19 के का की। आर्टिकल 19 का बात समझ में आ रही है? तो इसमें कह रहा है आपसे 19 के का ए है, और वो आपसे कह रहा है कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो दोस्तों, हम जो बात कर रहे हैं आपसे, ये हम बात कर रहे हैं वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। क्लियर है बात? दरअसल ये क्या है, इसको हटा दो, ये 19 का ए है। जैसे हम आर्टिकल 19 को पढ़ रहे हैं तो 19 का ए हम देखेंगे, बी देखेंगे, सी देखेंगे, डी, ई, ऐसे करके 19 के अंदर जो आर्टिकल 19 है उसके अंदर हमने अलग अलग बात को एक अलग अलग लाइन से या एक अलग अलग नाम से दर्शाया है। तो अभी हम बात कर रहे हैं 19 के ए की, जिसमें वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। आइए इसके अंदर कौन कौन सी स्वतंत्रता आती है उनके बारे में हम देख लेते हैं। आर्टिकल 19 का ए हम पढ़ रहे हैं। आर्टिकल 19 के अंदर ए भी है, बी है, सी है, डी है, ऐसी बहुत सारे आर्टिकल इसमें हैं। उन सब के बारे में हम बात करेंगे। तो अभी आर्टिकल 19 का ए कह रहा है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो इन स्वतंत्रताओं के अंदर क्या क्या आता है, या वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किसे कहते हैं, इसके अंदर क्या क्या बातें आती हैं, उनको हम 1, 2, 3, 4 नंबर के आधार पर पढ़ेंगे। तो इसके अंदर 6 प्रकार की या 6 स्वतंत्रताएं आती हैं। हम उन 6 स्वतंत्रताओं के बारे में अब आपसे बात करेंगे। तो आर्टिकल 19 का ए है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। अब देखते हैं इसके अंदर क्या है। तो इसके अंदर आपको नंबर 1 प्रेस की स्वतंत्रता है। प्रेस की स्वतंत्रता। क्लियर है बात? प्रेस मतलब न्यूज़ की आपको स्वतंत्रता है कि आप कोई भी बात देश के अंदर बोल सकते हैं। आपको न्यूज़ की स्वतंत्रता है। अगर कोई न्यूज़ चैनल आप बनाना चाहते हो तो आप बना सकते हैं, या न्यूज़ पर आप कुछ बोलना चाहते हो तो बोल भी सकते हैं। तो आपको आज़ादी है प्रेस की। क्लियर है बात? तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि किसी मुल्क में अगर प्रेस को खुली आज़ादी हो कि वो सही बात को सही दिखा सके, तो इट्स वेरी गुड फॉर एवरी ह्यूमैनिटी। बात समझ में आ रही है कि इंडिया में जो हमारे न्यूज़ चैनल हैं वो आज क्या काम कर रहे हैं ये अलग बात है, लेकिन उनको स्वतंत्रता मिली हुई है। आपको प्रेस की स्वतंत्रता है, आपका ये मौलिक अधिकार है। इसमें अगर दूसरे की बात की जाए तो दूसरा है सूचना का अधिकार। सूचना का अधिकार, ये किस में बात हो रही है? ये आर्टिकल 19 के ए के अंदर बात हो रही है। प्रेस की स्वतंत्रता, सूचना का अधिकार। जैसे ये कि कोई व्यक्ति यदि चुनाव लड़ रहा है या कोई भी कैंडिडेट चुनाव के लिए खड़ा हुआ है, तो आपको ये अधिकार है कि आप उसकी जो है सूचना का अधिकार ले सकते हैं। आप ये देख सकते हैं कि जो व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है इसकी डिग्री क्या क्या है, या इसका कारनामे क्या है, कहीं ये गुंडा मवाली तो नहीं है, या एजुकेटेड है भी या नहीं, तो आपको ये अधिकार मिला हुआ है।
ठीक है, सूचना का अधिकार आपको है, सूचना का अधिकार आपको है, साफ तौर पे आप समझ सकते हैं, किसी भी सूचना का अधिकार आप ले सकते हैं। आप चाहें तो ये सूचना ले सकते हैं कि देश के अंदर जो काम हो रहा है तो वो सही है या गलत है, या किस तरीके से आपको किसी चीज़ पर डाउट है तो आप उसकी सूचना ले सकते हैं। वहीं अगर तीसरे पॉइंट की बात की जाए तो चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों की पृष्ठभूमि जानने का भी आपको अधिकार है। चुनाव लड़ रहे व्यक्ति की पृष्ठभूमि जानने का भी आपको अधिकार है। ये अधिकार आपको कौन दे रहा है? आर्टिकल 19A का खंड सी इस बात की अनुमति आपको दे रहा है। क्लियर है बात? आर्टिकल 19A के अंदर जो तीसरी बात कही गई है वो आपको चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति की जो है पृष्ठभूमि को जानने का अधिकार आपको देती है। वहीं मैं आपसे बात करूं, एक और आर्टिकल है हमारा, मतलब आर्टिकल 19A के अंदर ही चौथे की हम बात कर रहे हैं, निजी स्थानों पर तिरंगा फहराने का अधिकार। तिरंगा फहराने का अधिकार ये कौन दे रहा है? ये भी हमें हमारे मौलिक अधिकार दे रहे हैं। एक व्यक्ति का नाम है जिसकी मैं आपसे बात करूं, उसका नाम है, इस व्यक्ति का नाम है नवीन जिंदल। नवीन जिंदल ने एक मूवमेंट किया और कहा कि पहले झंडा फहराने की अनुमति नहीं थी, इस बात को आप समझ लें। ये अनुमति हमें बाद में दी गई है, निजी स्थानों पर तिरंगा फहराने की अनुमति, अपने देश का फ्लैग या अपने देश का परचम फहराने की अनुमति हमें पहले नहीं थी। नवीन जिंदल नाम के एक जो है व्यापारी हैं, बिजनेसमैन है, इन्होंने अपने यहाँ झंडा फहराने की कोशिश की तो इन पर केस कर दिया गया। उसके अगेंस्ट में इनने मूवमेंट किया, भारत सरकार के खिलाफ उन्होंने कहा और यह सुप्रीम कोर्ट गए और वहाँ से अनुमति दी गई कि भैया आप अपने घर पे झंडा लगा सकते हो क्योंकि आप इंडियन हैं और आप पूरे साल तक झंडा फहराना चाहो फहराओ, हमें कोई तनाव नहीं है। पहले झंडा सिर्फ सरकारी स्थानों में फहराया जाता था, जैसे कि पार्लियामेंट में, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट, सरकारी स्कूल, इन जगह पहले झंडा फहराया जाता था, लेकिन बाद में निजी स्थानों पर भी झंडा फहराने की अनुमति दे दी गई। तो ये आपके आर्टिकल 19A के अंदर आपको अनुमति मिली हुई है कि आप अपने घर में झंडा फहरा सकते हैं। लोग इस बात पर विवाद करते हैं कि झंडा अपने घर पे नहीं फहराना चाहिए, पुलिस आ जाएगी, उठा कर ले जाएगी और ये है वो है, तो इसकी हमें अनुमति मिली हुई है, निजी स्थानों पर भी झंडा फहरा सकते हैं आर्टिकल 19A के अंदर। क्लियर है बात? और देखते हैं, और आपको चुप रहने की भी स्वतंत्रता है। सर इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? चुप रहने की आज़ादी या स्वतंत्रता। सर इसका क्या मतलब है चुप रहने की आज़ादी स्वतंत्रता का मतलब? तो इसका मतलब ये है कि मैं आपको कहूँ कि एक, ऊपर से रब कर देता हूँ, ये तो हम पढ़ ही रहे हैं, हमको मालूम है। तो एक संप्रदाय है जेहोवा, एक संप्रदाय है केरल का। संप्रदाय मतलब सबसे छोटी इकाई होती है पंथ, पंथ से बड़ा होता है संप्रदाय, उससे बड़ा होता है धर्म। कहने का मतलब यह है कि ये तीन ही कड़ियां हैं। हमारे देश में भी लिखा हुआ है हम पंथ निरपेक्ष हैं। क्या लिखा हुआ है? पंथ निरपेक्ष हैं। आइए इस टॉपिक को मैं आपको समझा देता हूं। पंथ निरपेक्ष का मतलब ये है, तो पंथ जो होता है सबसे छोटी इकाई होती है। माना जैसे मैं, एक व्यक्ति है और एक व्यक्ति को अगर कुछ लोग फॉलो कर रहे हैं, कुछ लोग उसको अगर सही मान रहे हैं, जैसे मैं हूँ और मैं कहूँ कि मुझे आप मानिए, तो मेरी बात को अगर कुछ लोग मान रहे हैं तो वो बन गया छोटा सा पंथ। जैसे गौतम बुद्ध जब आए तो गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश दिए, तो उनको उपदेश जब दिए तो 5 लोगों ने उनको माना। कितने शिष्यों ने माना? 5 शिष्यों ने उनको माना, तो वो एक पंथ बन गया। धीरे धीरे उनके शिष्य इस बात को फैलाने लगे, वो खुद फैलाने लगे जगह जगह जाकर कि ऐसे रहिए, ऐसे जीवन यापन कीजिए, ये तरीका है, ये सलीका है। तो फिर कुछ और लोगों ने माना, वो बन गया संप्रदाय। पहले मान रहे थे 5 या 10 लोग या 20 लोग या 100 लोग, तो वो एक पंथ था छोटा सा। फिर हजारों में, लाखों में, हजारों में मानने लग गए तो वो बन गया संप्रदाय। और फिर उसको और ज़्यादा लोग मानने लग जाएंगे तो वो बन जाएगा धर्म। क्या बन जाएगा? धर्म बन जाएगा वो। क्लियर है बात? तो हमारे देश के संविधान में लिखा है कि हम किसी पंथ को ही नहीं मानते, पंथ निरपेक्ष हैं हम, धर्म निरपेक्ष नहीं है।
पंथ निरपेक्ष हैं। धर्म निरपेक्ष होंगे तो संप्रदाय और पंथ पहली इकाइयाँ हैं, हम इन पहली इकाइयों को ही नहीं मानते, हम छोटी सी बात को ही नहीं मानते, तो हम जो है धर्म को कहाँ से मानेंगे। तो हमारे पंथ निरपेक्ष लिखा हुआ है। तो मैं यहोवा एक संप्रदाय की बात कर रहा हूँ, संप्रदाय है यहोवा। तो वहाँ के लोग जब राष्ट्रगान होता था स्कूलों के अंदर, तो उनके बच्चे जब पढ़ने जाते थे तो वो चुप रहते थे। ये बात प्रिंसिपल को पता लगी कि सर कुछ बच्चे हैं यहोवा संप्रदाय के, ये कुछ बोलते ही नहीं है, ये चुप रहते हैं जनगण मनगण में। इनको स्कूल से निकाल दिया गया बाहर और इनसे कहा कि आप जनगण मनगण बोलेंगे। इन्होंने कहा हमारा जो संप्रदाय है हमको अनुमति नहीं देता है, लेकिन हम खड़े रहेंगे वहाँ। तब ये घटनाक्रम हुआ तो उनको स्कूल से बाहर निकाल दिया जाता है। और फिर उसी के बाद में जो है उनके पेरेंट्स जो है हाई कोर्ट जाते हैं, केरला हाई कोर्ट जाते हैं, और केरल हाई कोर्ट में सुनवाई होती है। तो फिर केरल हाई कोर्ट कहता है कि देखिए हम किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचा सकते, अगर कोई राष्ट्रगान गाना नहीं चाहता है तो वो ना गाए, लेकिन उसके सम्मान में खड़ा रहे। अगर किसी का निजी कोई मामला आ रहा है, अगर वो नहीं गाना चाहता है तो हमारे किसी पे जबरन नहीं है, लेकिन उसको वो खड़ा है वहाँ नेशनल एंथम में, राष्ट्रगान में, तो वो खड़ा होगा, राष्ट्रगान का जो है सम्मान करेगा। तो चुप रहने की स्वतंत्रता हमें यहाँ से मिली है। आप समझ लेना, यहोवा एक प्रजाति है, केरल के अंदर ये वाक्य हुआ है। आप चाहें तो गूगल पे आप सर्च करना, और यहोवा प्रजाति केरल हाई कोर्ट का जो फैसला आया था चुप रहने की आज़ादी को लेकर, तो हमें चुप रहने की भी आज़ादी मिली हुई है। क्लियर है बात। आर्टिकल 19 का ए हम देख रहे हैं, जिसमें हमने इसके अंदर 6 बातें कही गई हैं, तो हमने 5 देख ली हैं। एक आखिरी बात और हम देख लेते हैं, किसी दोषी करार दिए गए व्यक्ति को अपनी बात रखने की स्वतंत्रता है, आज़ादी है। दोषी को अपनी बात रखने की आज़ादी। अगर किसी व्यक्ति को जो है दोष सिद्ध कर दिया गया है, दोषी बना दिया गया है, मान लीजिए उसने कोई जुर्म किया और ये साबित हो गया उसका जुर्म कि मान लो उसने वो काम किया है, या किसी व्यक्ति ने चोरी की तो ये साबित हो गया कि हाँ उसने चोरी किया, लेकिन उसको अपनी बात रखने की इजाज़त या आज़ादी दी गई है। ये हमारा फंडामेंटल राइट्स है। अगर कोई व्यक्ति अपनी बात रखना चाहता है कि नहीं मेरे साथ ऐसा ऐसे हुआ था, या जो कहानी जो भी हुई उस वक्त, तो वो अपनी बात भी रख सकता है। ये हमारा मौलिक अधिकार है। तो अभी हम देख रहे हैं आर्टिकल 19 का ए और 19 के ए में 5 बातें थी, 5 बातें हमने समझ ली हैं। मुझे उम्मीद है कि इतना डीपली आपको किसी ने समझाया नहीं होगा, तो आप इन सारी बातों को नोट कर लें। ये हमारे सारे मौलिक अधिकारों से जुड़ी हुई बातें हैं, मतलब मौलिक अधिकार की ही बातें हैं। क्लियर है बात। तो आर्टिकल 19 का ए देख लिया, हम आर्टिकल 19 का बी देखेंगे कि आर्टिकल 19 का बी क्या कहता है। अभी आपने रफ कर लिया होगा, इसको रफ कर देता हूं मैं, आपने ये अपनी कॉपी में नोट कर लिया होगा। तो ये दोनों के सिया ध्यान रखने, एक नवीन जिंदल वाला और केरल का हाईकोर्ट का जो फैसला था, ठीक है, चुप रहने की स्वतंत्रता को लेकर और निजी स्थानों पर तिरंगा फहराने की बात को लेकर। आइए थोड़ा सा और समझते हैं पॉइंटों को बारीकी से। हमारा देखिए आयन जो लिखा है, कितना अच्छा आयन लिखा गया है ना। हमारा संविधान कितना प्यारा, कितना मीठा संविधान लिखा गया है। संविधान निर्माताओं ने इतनी खूबसूरती से संविधान को तैयार किया, एक एक बारीकी बात को जो संविधान में नोट किया। हमें इतने सारे राइट्स दिए गए, लेकिन कमी क्या है कि हम जानते ही नहीं है कि हमें कितने अधिकार मिले हुए हैं। ये हमारी कमी है, हम जानते ही नहीं है कि हमें अधिकार क्या क्या मिले हुए हैं। आइए और समझते हैं हम। अब देखते हैं आर्टिकल 19 का जो है बी क्या कहता है। आर्टिकल 19 का बी क्या अनुमति देता है, तो ये कह रहा है आपसे एकत्र होने की स्वतंत्रता, इकट्ठा होने की स्वतंत्रता। आप एकत्र हो सकते हैं, इकट्ठे हो सकते हैं, कहीं भी होने की स्वतंत्रता है, आपको आज़ादी है। आप कोई जुलूस करना चाहें, आप कोई सभा करना चाहें, आप कोई सम्मेलन करना चाहें, आप कर सकते हैं। आपका ये फंडामेंटल राइट्स है। इसकी 2 शर्त हैं कि आप यहाँ भी इकट्ठे होंगे, यहाँ भी जो सभा करेंगे ये बिना हथियार के होनी चाहिए, आपके पास हथियार नहीं होने चाहिए, ये शर्त है उनकी। दूसरी शर्त ये है कि आपका जो इकट्ठे हो रहे हैं एक जगह, ये शांतिपूर्वक तरीके से काम होना चाहिए, या शांतिपूर्वक जो है आपका सम्मेलन होना चाहिए। और शांतिपूर्वक इसका उद्देश्य भी ये होना चाहिए, इसका उद्देश्य भी ये हो कि आप शांति लाना चाहते हैं। आपका ऐसा उद्देश्य ना हो कि आप देश में जो आंदोलन जो दंगे कराना चाहते हैं, 2 समुदाय को अलग अलग बांटना चाहते हैं, या किसी के खिलाफ गलत बोलने की आप इजाज़त दे रहे हैं। आपका उद्देश्य ये नहीं हो। आप एकत्रित हो सकते हैं, आपका संविधान अधिकार है। मान लो जुलूस कर रहे हैं, आप जलसे कर रहे हैं, आप सभाएं कर रहे हैं, आप गीता का पाठ कर रहे हैं, आपको ये इजाज़त कौन देता है?
आर्टिकल 19 का भी आपको ये इजाज़त दे रहा है कि आपको एकत्रित होने की आज़ादी है, लेकिन बिना हथियारों के और शांतिपूर्वक आपका उद्देश्य होना चाहिए। किसी को भड़का नहीं होना चाहिए, किसी के खिलाफ बोलना नहीं होना चाहिए। तो आप समझ गए कि हमें आर्टिकल 19 भी क्या कह रहा है, एकत्रित होने की स्वतंत्रता हमें मिली हुई है। अब देखते हैं आर्टिकल 19 का सी क्या कहता है। आर्टिकल 19 का सी कह रहा है आपसे संगठन बनाने की स्वतंत्रता है, आपको संगठन बनाने की आज़ादी या स्वतंत्रता। क्लियर है बात। इसका मतलब यह है कि आप कोई भी संगठन बना सकते हैं। आप देश के अंदर जो संगठन बनाना चाहें वो आप बना सकते हैं। जैसे कि बहुत सारे संगठन प्रचलित हैं, जैसे बजरंग दल, आरएसएस, मुस्लिम एक्शन कमेटी, हजरत टीपू सुल्तान कमेटी, या ये कमेटी वो कमेटी, चंद्रशेखर आज़ाद की एक पार्टी है ना, एक उनकी अलग जो है संगठन है। तो आपको देश के अंदर संगठन बनाने की इजाज़त कहाँ से मिलती है? आर्टिकल 19 सी से आपको इजाज़त मिलती है। ये आपका फंडामेंटल राइट्स है। आप चाहें वो संगठन देश के अंदर बना सकते हैं। क्लियर है बात। आर्टिकल 19 सी हो गया। अब देखते हैं आर्टिकल 19 डी क्या बात कह रहा है। आर्टिकल 19 डी क्या बात कह रहा है, नोट कर लेना सारी बातों को, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। भारत में कहीं भी आने जाने की आज़ादी, आने जाने की स्वतंत्रता। क्लियर है बात। आप भारत में कहीं भी आ जा सकते हैं, आपको कोई रोकेगा नहीं। ये आपको आज़ादी मिली हुई है। आप चाहें तो जयपुर में जाकर रहें, आप चाहें तो मुंबई में जाकर रहें, आप चाहें तो दिल्ली जाना चाहें, आप कहीं भी आ जा सकते हैं। इंडिया आपका मुल्क है और आपको कहीं भी जाने के लिए रोका नहीं जाएगा। आप उत्तर प्रदेश के हैं तो बिहार में जाकर रहो, बिहार के हैं तो दिल्ली में जाकर रहो, आपको रोका नहीं जाएगा। आपको कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता कौन दे रहा है? आर्टिकल 19 डी आपको जो है इजाज़त दे रहा है। और वहीं मैं आपसे बात करूँ आर्टिकल 19 ई की बात करूं मैं आपसे, तो ये आपको जो है कहीं भी किसी भी भाग में रहने की स्वतंत्रता देता है। किसी भी भाग में या किसी भी क्षेत्र में, किसी भी इलाके में रहने की आज़ादी देता है। कोई व्यक्ति भारत का नागरिक है और वो कहीं भी रहना चाहे, वो राजस्थान में रहना चाहे, आने जाने की स्वतंत्रता हो गई, वो कहीं भी आ जा सकता है, उसको रोका नहीं जाएगा। दूसरी बात, अगर वो रहना भी चाहता है तो वो रह सकता है, वो कहीं भी रह सकता है, पूरे इंडिया में कहीं भी रह सकता है। क्लियर है बात। तो इन दोनों आर्टिकल की जो बात कर रहा हूं मैं आपसे, इन दोनों आर्टिकलों को जो है निरस्त किया जा सकता है, किसी समय रोका जा सकता है, कंडीशनों पर जो है इसको जो है रोका जा सकता है। जैसे देश की सुरक्षा के लिए रोका जा सकता है। मान लो देश में कोरोना आ गया, आप कहोगे मुझे तो आज़ादी मिली हुई है, मेरी तो आज़ादी है, फंडामेंटल राइट्स है और इसको तो कोई रोक ही नहीं सकता, मैं तो जाऊँगा घूमने के लिए मुंबई। अबे भैया देश में कोरोना है, समझो बात को भैया, तुम्हारी जान की बात आ रही है इसमें। ऐसी स्थितियों में आपको आने जाने से और कहीं भी रहने से रोका जा सकता है कंडीशन पर। ऐसे ही नहीं, कोई महामारी आ गई या मैं आपसे कहूँ कानून एवं नैतिकता बनाए जाने पर, कोई कानून नैतिकता बन रही है वहाँ किसी चीज़ को लेकर, तो आपको उठाया जा सकता है। देश की सुरक्षा के लिए बात आए तो इन कानूनों को रद्द किया जा सकता है। इन दोनों कानूनों को, सिर्फ आर्टिकल 19 डी को और 19 ई को। क्लियर है बात। इसके बाद देखते हैं आपका कह रहा है आर्टिकल अनुच्छेद 19 एफ की बात हम करते हैं। नहीं, जी की बात करेंगे पहले, फिर एफ की करेंगे, क्योंकि पहले जी आएगा फिर आएगा एफ। तो इसमें व्यवसाय एवं रोजगार की स्वतंत्रता है। व्यवसाय एवं रोजगार की स्वतंत्रता। आपको कहीं भी व्यवसाय कर सकते हैं आप, और कहीं भी रोजगार कर सकते हैं देश के अंदर, आपको रोका नहीं जाएगा। अगर आपका काम मान लीजिए आगरा के रहने वाले हैं, वहाँ सही नहीं चल रहा, तो आप दिल्ली जा सकते हैं, आप जयपुर जा सकते हैं, और आप जाते भी हैं। आप इलाहाबाद जा सकते हैं, आप कर्नाटका में जा सकते हैं, आप किसी भी सूबे किसी भी स्टेट में जा सकते हैं। व्यवसाय और रोजगार करने की स्वतंत्रता हमको मिली हुई है। आर्टिकल 19 के जी में ये बात हमको कही गई है। और अब हम इसके बाद देखेंगे आर्टिकल 20। क्लियर है बात। आर्टिकल 19 आपके समझ में आ गया होगा। 19 ए के अंदर जो है 6 बात थी, वो 6 बात हमने समझ ली हैं। फिर आर्टिकल 19 भी कह रहा है आपसे एकत्रित होने की स्वतंत्रता आपको है,
बी सी कह रहा है आपसे संगठन बनाने की स्वतंत्रता है। डी कह रहा है आपसे कहीं भी आने जाने की आज़ादी है। ई कह रहा है कहीं किसी भी भाग में या भारत के किसी भी क्षेत्र में किसी भी इलाके में आपको रहने की आज़ादी दी गई है। वही आपसे बात की जाए आर्टिकल 19 के जी की बात की जाए तो आपको रोजगार की स्वतंत्रता प्राप्त है। आप कहीं भी जाकर जो है रोजगार या अपना व्यवसाय कर सकते हैं, आपको रोका नहीं जाएगा। क्लियर है बात। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 20 की। 19 हो गया आपका। अब आर्टिकल 20 की हम बात कर लेते हैं कि 20 क्या कहता है। मुझे उम्मीद है कि ये आपकी समझ में अच्छे से आ गया होगा और आपने नोट भी कर लिया होगा। इन सारी बातों को आप नोट करते चलें, ये इंपॉर्टेंट बातें हैं। ये एक मनुष्य के अधिकार हैं, एक इंडियन व्यक्ति के अधिकार हैं। देश में रहने की हमें जो ये आज़ादी देते हैं तो हमको इनके बारे में मालूम होना चाहिए। आर्टिकल 20 की हम बात करते हैं। स्वतंत्रता के अधिकार हम पढ़ रहे हैं, अब आर्टिकल 20 की बात हम कर रहे हैं। ये क्या कहता है, तो ये आपसे कह रहा है अपराधों के लिए दो सिद्धि के संबंध में संरक्षण। लिख लो इस बात को, फिर मैं समझाऊंगा। अपराधों के लिए दो सिद्धि के संबंध में संरक्षण। वो आपसे कह रहा है कि अगर आपको अपराधी आपने किया है और आपको जो दोष सिद्ध कर दिया गया है तो उसके संबंध में अब आप क्या क्या कर सकते हैं। आपको क्या क्या, जैसे अपराधों के लिए दो सिद्धि के संबंध में आपको क्या क्या संरक्षण प्राप्त हैं। आइए इनके बारे में एक बार देख लेते हैं। इसके अंतर्गत सामान्य नागरिक को 3 प्रकार की सुरक्षाएं प्रदान की जाती हैं। इस आर्टिकल 20 के तहत आपको 3 प्रकार की जो है सुविधाएं प्राप्त की जाती हैं। उन सुविधाओं की बात कर लेते हैं। नंबर 1 पर है, राज्य फौजदारी मामले में कोई भी कानून पिछली तिथि से लागू नहीं कर सकते। कोई भी कानून पिछली तिथि से लागू नहीं कर सकते। फौजदारी मामलों में एक बात, फौजदारी मामलों में किसी भी कानून को पिछली तिथि से लागू नहीं कर सकते। कहने का मतलब यह है कि आपने आज अगर कोई जुर्म किया है तो उस पर आज जो सज़ा दी जाएगी आपको वही सज़ा मिलेगी, पहले क्या मिलती थी इसका कोई रोल नहीं है। और पिछली तिथि से कोई भी जो है आप पे कानून थोपा नहीं जाएगा। तो राज्य फौजदारी मामले में कोई भी कानून पिछली तिथि से लागू नहीं कर सकता, आपको उसी तिथि से लागू किया जाएगा। और एक ही जुर्म की 2 सज़ा नहीं दी जा सकती। अगर आपने एक जुर्म किया है तो आपको एक ही सज़ा मिलेगी, ऐसा नहीं कि एक जुर्म की 2 सज़ा दी जाए। क्लियर है बात। ये आपको कुछ अधिकार मिले हुए हैं कि अगर आपने कोई अपराध कोई जुर्म किया है तो उसकी आपको एक ही जुर्म की एक ही सज़ा मिलेगी, एक जुर्म की 2 सज़ा नहीं मिलेंगी। तीसरी बात, राज्य किसी भी व्यक्ति को अपने खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं करेगी। तीसरी बात है कि राज्य सरकार किसी भी व्यक्ति को अपने खिलाफ गवाही देने पर बाध्य नहीं करेगी। इस बात का मतलब समझ में आ रहा है। मतलब पुलिस प्रशासन या राज्य सरकार आपको टॉर्चर नहीं करेगी, आपको मारेगी पीटेगी नहीं कि आप कहिए कि हाँ मैंने जुर्म किया है। राज्य सरकार किसी भी या राज्य की किसी भी व्यक्ति को अपने खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं करेगा। राज्य किसी भी व्यक्ति को ये नहीं कहेगा कि टॉर्चर करके मार कर पीट कर वो खुद कहे कि हाँ भैया मैंने गोली मारी है, ऐसा बाध्य नहीं किया जाएगा। आपको ये राइट्स मिला हुआ है। आर्टिकल 20 के अंदर ये बातें कही गई हैं। आपको समझ में आ गया कि अपराधों के लिए 2 सिद्धि के संबंध में संरक्षण क्या क्या आपको जो संरक्षण सुविधाएं दी गई हैं। तो पिछली तिथि से कानून लागू नहीं होगा और एक ही सजा की एक ही अपराध की एक ही सज़ा होगी, 2 सज़ा नहीं दी जाएंगी। तीसरी बात, अपने खिलाफ किसी व्यक्ति को जो है गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। मुझे उम्मीद है आर्टिकल 20 भी आपकी समझ में आराम से आ गया होगा। और अब जो हम देख लेते हैं आर्टिकल 21 क्या कहता है। देखिए मुझे लग रहा है कि टाइमिंग ज़्यादा हो गई है तो अभी हमें इतना ही समझना चाहिए। आर्टिकल 21 की बात हम जो है अगली वीडियो में कर लेंगे। अभी आपको 19 और 20 समझ में आया है या नहीं, आप इस पर अपनी राय दीजिए, क्योंकि 19 को समझना थोड़ा टफ है, क्योंकि 19 के ए के अंदर ही 6 बातें कही गई हैं,
फिर बी सी डी ई एफ जी तक हमारी प्रक्रियाएं चलती हैं। उसके बाद में फिर हमने ये आर्टिकल 20 देखा है, तो ये आपके समझ में आ गया होगा। अगली वीडियो में आर्टिकल 21 की बात आपसे करेंगे, वो थोड़ा सा बड़ा है इसलिए उसको और आराम से समझाया जाएगा।